माध्यम से देना चाहते हैं। तो बड़े बड़े ज्ञानियों से भी अधिक एक चरित्रवान और एक व्यक्तित्ववान की आज ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आज का जो संकट है, आधुनिक सभ्यता का जो संकट है, वो ज्ञान के कम हो आज अज्ञान का तो संकट है ही, लेकिन अज्ञान से भी बड़ा संकट ज्ञान के दुरुपयोग का एक संकट है। तो हमारे बीच जो विदुषी डॉक्टर कविता भट्ट हमारे साथ जुड़ी हुई है, वो आज के इस विषय की स्वयं अपने आप में एक प्रतीक भी है। इस विषय पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं, युवाओं का व्यक्तित्व विकास। अगर मैडम कुछ नहीं बोले, सिर्फ आप सभी मैडम का प्रत्यक्ष दर्शन भी 2 मिनट तक एकाग्रचित्त होकर कर लें, तो इससे भी आपको पता चल जाएगा युवाओं का व्यक्तित्व किस तरह का होना चाहिए। सॉरी, कुछ लगता है नेटवर्क में गड़बड़ी है या फोन आ जा रहा है बार बार, जिसके कारण डिस्टर्बेंस हो रहा है। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं कुछ संक्षेप भी कर दे रहा हूँ अपना वक्तव्य, क्योंकि जरूरी फोन आ रहा है जिसके कारण बार बार कट जा रहा है। बस एक लाइन में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज का जो विषय है युवाओं का व्यक्तित्व विकास, इसकी डॉक्टर कविता भट्ट, आज देश में अगर हम उंगलियों पर गिनती करेंगे बड़े बड़े विद्वानों का, उनमें से एक नाम जरूर कविता भट्ट का आएगा। और उस विद्वान से भी अधिक अगर एक उदाहरण खोजना हो कि अगर व्यक्तित्व का विकास होगा तो वो व्यक्तित्व कैसा होगा, तो उस उदाहरण में तो उंगली से भी छोड़ दें। अगर हम उंगलियां तो बहुत है, 20-20 उंगलियां हैं। अगर मैं ये कहूँ कि युवा व्यक्तित्व में पहला नाम अगर मैं मेरी जानकारी में तो जरूर वो आता है कविता भट्ट जी का। मेरी जानकारी सीमित है, लेकिन मेरी जानकारी में वो पहला नाम आता है। इसलिए मैं गर्व के साथ और पूरी आदर के साथ मैडम का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। और लगता है थोड़ी तकनीकी कुछ गड़बड़ी है और किसी का फोन बार बार आ जा रहा है, इसलिए क्षमा प्रार्थनाओं के साथ मैडम आपका सम्मान और आपका स्वागत मेरे दिल में है और उसके लिए शब्दों की जरूरत नहीं है। मैं आपका हृदय की गहराइयों के साथ आज के इस संवाद में स्वागत करता हूँ, आज के इस शिविर में स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। और आपका जो व्यक्तित्व विकास हुआ है, आपके व्यक्तित्व विकास की जो यात्रा है, उस यात्रा का मैं वंदन करता हूँ और ईश्वर से यह भी कामना करता हूँ वह और ऊंचाइयों को प्राप्त करे, ताकि अगले कार्यक्रम में जब हम मिलें तो मैं और उसको कुछ गर्व के साथ और विश्वास के साथ मैं अपनी बातों को बोल सकूं और हमारी बातें हमारे लोगों जो सुने उन्हें भी लगे कि इन्होंने झूठ नहीं बोला है, बल्कि इन्होंने सत्य का प्रतिपादन किया है, सत्य की अभिव्यक्ति की है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत करते हुए, और हमारे साथ जो भी हमारे स्वयं सेवक जुड़े हुए हैं, बहुत लोग अभी नहीं जुड़। आदरणीय डॉक्टर सुधांशु शेखर जी, जो कि कार्यक्रम पदाधिकारी हैं और इस विशेष एक शिविर का आयोजन कर रहे हैं राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम के अंतर्गत, आपको मैं विशेष बधाई संप्रेषित करती हूँ और ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। जितने शब्द आपने मेरी प्रशंसा में कहे, मुझे ऐसा तो नहीं लगता है कि मैं उन सारी चीज़ों को पूरा करती हूँ, लेकिन फिर भी ये आपका मेरे प्रति विशेष प्यार है, आपका स्नेह है, जो कि जिसका आपने अभिव्यक्ति की, इसके लिए मैं आपके हृदय तल से आभारी हूँ। और आप स्वयं में भी एक ऐसे युवा हैं जिनको कि अग्रगण्य कहा जा सकता है। आपने ऐसे प्रतिमान स्थापित किए हैं कि जिनके हम प्रत्यक्षदर्शी हैं और साक्षी हैं। आप निरंतर
आपके विश्वविद्यालय की, आपके महाविद्यालय की जो भी गतिविधियां होती हैं, उनको एक शैक्षणिक नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं और आप वास्तव में युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। किस तरह से अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहिए, यह आपसे सीखा जा सकता है। तो आपने जो मेरे लिए जो प्रेम के शब्द कहे, स्नेह के शब्द कहे, उनके लिए पुनः मैं आपकी आभारी हूँ और निश्चित रूप से आप जिन शब्दों का प्रयोग मेरे लिए कर रहे थे, वे ही शब्द आप पर भी लागू होते हैं। तो इसलिए आप भी बधाई के पात्र हैं। और आपकी जो पूरी टीम है, जो निरंतर आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलती है, उस टीम में डेविड जैसे सक्रिय और ऊर्जावान व्यक्तित्व भी हैं। उसके साथ ही साथ सारंग जी हैं और मुझे लगता है कि अभी-अभी हमारे जो इस कार्यक्रम के दूसरे वक्ता हैं, शायद वे भी हमसे जुड़ चुके हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। शायद जुड़ चुके हैं वो। तो निश्चित रूप से ये जो कार्यक्रम है, यह सफल तभी होगा जब इसमें छात्र-छात्राएँ सक्रिय भागीदारी करेंगे, तभी यह सफल होगा। और अभी मुझे लग रहा है कि कुछ अभी जुड़ ही रहे हैं लोग। तो सुधांशु जी, कृपया आप मुझे यह बताइए कि क्या हम इस व्याख्यान को प्रारंभ करें या फिर हम थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लें? क्योंकि अभी मुझे लगता है कि उतने लोग नहीं हैं जितने कि होने चाहिए। तो जैसा आपका दिशा निर्देश होगा, यदि आप चाहते हैं कि मैं प्रारंभ करूं तो बाद में यूट्यूब पे इसको देखा जा सकता है। और यदि आपका यह निर्देश होगा कि हमें अभी रुकना चाहिए, कुछ लोगों का प्रतीक्षा करनी चाहिए, तो फिर हम वैसा ही करेंगे। कृपया मुझे दिशा निर्देश दें कि हम क्या करें। इसको प्रारंभ करें? जी प्लीज मैडम, प्रारंभ किया जाए प्लीज मैडम। जी, चलिए। क्योंकि जो युवा हमारे नहीं जुड़ रहे हैं, वो उनकी एक कमी है। जी, जी। तो उनको तुरंत जुड़ना चाहिए था और हम नहीं चाहते कि हमारे जो अगले वक्ता हैं उनको हम लोग कुछ व्यापरण दें। तो इसलिए हम लोग अपने समय से करेंगे और हमारे स्टूडेंट्स फिर बाद में भी उसे सुनेंगे। जी, यूट्यूब पर भी लाइव चल रहा है मैडम। बिल्कुल। यूट्यूब समाज पर भी हमारा ये कार्यक्रम अभी लाइव चल रहा है। जी। तो पुनः आपको बधाई, शुभकामना और ढेर सारा साधुवाद मैं संप्रेषित करती हूँ क्योंकि निश्चित रूप से आप भी एक ऐसे युवा हैं जो युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। और मैं तो निरंतर आपकी गतिविधियों को देखती रहती हूँ, जिस प्रकार से आपने, चाहे वह व्यावहारिक ज्ञान हो, चाहे वह सैद्धांतिक ज्ञान हो, चाहे वह विश्वविद्यालय की गतिविधियों में प्रशासनिक और प्रबंधन का जो एक पूरा मिला-जुला संगम जिसको हम कह सकते हैं, वह आपके व्यक्तित्व में हमें दृष्टिगोचर होता है। तो निश्चित रूप से आप भी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और आपको साधुवाद, बधाई, शुभकामनाएं पुनः अपनी ओर से मैं देती हूँ। इस पटल पर चूंकि ये एक ऐसा पटल है जिस पर हम लोग पहले भी जुड़े हैं और निरंतर एक ऐसे संवाद के हम लोग साक्षी रहे हैं कि जिस संवाद में हमने विषयगत ज्ञान के साथ-साथ ऐसे ज्ञान की भी बात की जो कि व्यावहारिक दृष्टि से या व्यावहारिक धरातल पर युवाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होता है और युवाओं को यदि उन चीजों का वे उपयोग करें, उन सब बातों का वे ध्यान रखें, तो निश्चित रूप से भारतवर्ष विश्व गुरु की जो उपाधि है भारतवर्ष की, वह निश्चित रूप से चरितार्थ होगी। क्योंकि कई लोग ये कहते हैं कि भारतवर्ष विश्व गुरु था, पर मैं ऐसा मानती हूँ कि भारतवर्ष विश्व गुरु था ही नहीं बल्कि है। क्योंकि यदि हम अपने गौरवशाली इतिहास को याद करें, तो भरतवंशी हम लोग कहे जाते हैं। और भरत की जो कथा है, भरत की जो कहानी है, वह कहानी आप सभी लोगों को ज्ञात होगी। और भरत ने जिस प्रकार से साहस के साथ उन्होंने शेर के भी दांत गिन लिए थे, वही साहस, वही धैर्य, वही सूझबूझ हमारे युवा वर्ग में उपस्थित है। लेकिन फिर प्रश्न यह उठता है कि युवाओं में ये सारी जो उनके चरित्रगत विशेषताएं हैं, उनमें उपस्थित तो हैं,
लेकिन फिर ऐसी क्या कमी रह गई जिससे कि जैसा कि मैं कई बार कहती हूँ कि युवा वर्ग में अभी जो कुछ ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं जो कि पहले नहीं होती थी। निश्चित रूप से जैसा कि आदरणीय डॉक्टर सुधांशु शेखर जी ने कहा कि चरित्रगत जो हमारी बुराइयां हैं उन बुराइयों को दूर करते हुए अगर हम वैयक्तिक परिष्करण या फिर हम व्यक्तित्व के विकास की बात करें तो ऐसे कौन से अभ्यास हो सकते हैं या ऐसी कौन सी हमारे से अपेक्षाएं हैं या ऐसे कौन से हमको कार्य करने चाहिए, ऐसे कौन से लक्षण अपने व्यक्तित्व में हमें विकसित करने चाहिए जिन लक्षणों के द्वारा जिन चरित्रगत विशेषताओं के द्वारा हमारा जो युवा वर्ग है वह नशे की लत में कूदती जाता जा रहा है। ऐसे भी बहुत सारे सर्वेक्षण हैं जिसमें कि यह पता चल रहा है कि भारतवर्ष जबकि सबसे ज्यादा युवाओं का देश है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी कौन सी बातें हैं जिसके कारण युवा वर्ग हमारा नशे की गिरफ्त में जा रहा है। उसके साथ ही साथ उसका चारित्रिक जो अवनयन है, चरित्रगत जो उसके सद्गुण होने चाहिए थे वह उसमें उस तरीके से नहीं है या कम हो रहे हैं या फिर वह अवसाद की स्थिति में आकर के आत्महत्या की तरफ तक अपने आप को ले जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे कि अभी वर्तमान में बहुत सारे ऐसे प्रसंग हुए हैं, उन पर मैं बहुत ज्यादा नाम लेते हुए नहीं बोलूंगी, लेकिन ऐसे प्रसंग हुए हैं जिसमें कि 15 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक के जो हमारे युवा हैं वे वे ड्रग्स आदि का शिकार हैं और जो उनका गोल्डन पीरियड है जीवन का, जो उनका सुनहरा समय है जीवन का, जिसमें कि उनको परिश्रम करना चाहिए, जिसमें उनको अपने जीवन की नींव डालनी चाहिए, वह समय उनका ऐसी गतिविधियों में जा रहा है जिसके द्वारा न केवल हमारा जो आस पड़ोस है, हमारा जो समाज है, हमारा देश, न केवल यही बल्कि पूरी मानवता खतरे में है। क्योंकि ये जो ड्रग्स और नशे की जो लत है, ये कहीं न कहीं हमें ऐसी गतिविधियों की तरफ धकेलती है जो कि अपराध हो या फिर बहुत सारी ऐसी चारित्रिक बुराइयां हैं जो उस तरफ हमको ले जाती है। तो मैंने प्रारंभ यहाँ से इसलिए किया क्योंकि सबसे पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि हमसे कमी कहाँ पर रह गई, भूल कहाँ हुई, उन भूलों को हम कैसे सुधार सकते हैं, कैसे दूर कर सकते हैं। और निश्चित रूप से चूंकि जैसा मैं कह रही थी कि भारतवर्ष में सबसे ज्यादा युवा हैं, उनके अंदर जोश भी है, उनके अंदर प्रतिभा भी है, उनके अंदर बुद्धि भी है, लेकिन उस बुद्धि को सही दिशा में मार्गदर्शन की आवश्यकता है, उस प्रतिभा को निखारने की आवश्यकता है, जो उनके अंदर जोश है उस जोश को सही दिशा में ले जाने की आवश्यकता है। तभी जाकर के हम युवाओं की ऊर्जा के माध्यम से अपने देश को एक विकसित देश की श्रेणी में ला सकेंगे। एक मंत्र वेदों में मिलता है, ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै तेजस्विना वदितमस्तु मां विद्विषावहै। और बचपन से यह मंत्र हम सभी ने सीखा है, पढ़ा है। और आप सभी चूंकि जो भी छात्र छात्राएं इस परिचर्चा में, इस व्याख्यान में भागीदारी कर रहे हैं, उन छात्र छात्राओं की ओर से यह मंत्र जो है मैं इस पटल के माध्यम से यहाँ पर अवश्य प्रकाश में लाना चाहूंगी, क्योंकि यह जो प्रार्थना है, यह प्रार्थना गुरु और शिष्य परंपरा की प्रार्थना है। यह प्रार्थना उन दो आत्मीय संबंधों की प्रार्थना है जो कि यह कहती है कि हम गुरु और शिष्य साथ साथ बढ़ें, हम गुरु और शिष्य साथ साथ एक ऐसे वातावरण का निर्माण करें जिसमें कि द्वेष ना हो, बल्कि हम दोनों की जो ऊर्जा है वह समाज के लिए उपयोगी सिद्ध हो, हम ज्ञान के पथ पर अग्रसर हो, हम समाज के हित के ओर अग्रसर हो। ऐसी प्रार्थनाएं हमारे वाङ्मय में भरी पड़ी हैं। और निश्चित रूप से युवाओं के व्यक्तित्व विकास की अगर बात की जा रही है तो उसमें युवाओं के साथ साथ उनके जो गार्जियन हैं, उनके जो अभिभावक हैं और उनके जो गुरु हैं, शिक्षक हैं, इन सभी
का भी एक बहुत बड़ा जो भूमिका है, उसका निर्वाह उनको करना होगा। क्योंकि जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि एक उचित दिशा की आवश्यकता है। तभी उस जोश को, उस प्रतिभा को और उस ज्ञान को एक सही मार्गदर्शन के साथ सही दिशा में ले जाकर के ही हम युवाओं के व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि अ, व्यक्तित्व जो है वह क्या है और व्यक्तित्व के निखरने की जो प्रक्रिया है वह कहाँ से प्रारंभ होती है और जो हमारे युवा हैं उनका किस प्रकार का उसमें अपना अपने प्रति क्या दायित्व है और समाज के प्रति क्या दायित्व है और एक सामाजिक सौहार्द के वातावरण में क्या दायित्व है, देश के विकास में क्या दायित्व है। आप जो कि अब कई लोग जुड़ चुके हैं क्योंकि मैं देख रही हूँ निरंतर लोग जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप ही छात्र-छात्राओं से ही जानना चाहूँगी, आप लोगों से मेरा एक प्रश्न है और यदि आप में से कोई मुझे इस प्रश्न का उत्तर दे, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। प्रश्न यह है कि व्यक्तित्व से आप लोग क्या समझते हैं और व्यक्तित्व का विकास करने के लिए आप क्या करते हैं? अपने आप को निखारने के लिए आप क्या करते हैं? तो आप में से कोई मुझे क्या इसका उत्तर दे सकेगा? आप लोग अपना एक-एक करके माइक ऑन करके यह बात थोड़ा-सा मुझसे साझा कर सकते हैं ताकि अन्य लोग भी आपके विचारों से लाभान्वित हों। तो कृपया मुझे कोई बताइए कि व्यक्तित्व के लिए हम कैसे शुरू होता है? जी। व्यक्तित्व के लिए हम जो है आप व्यक्तित्व के लिए अपना बताइए, नाम बताइए और कहाँ कौन-सी कक्षा में आप पढ़ते हैं, वो भी बताइए? जी। मेरा नाम सोनू कुमार। जी, सोनू जी, बोलिए। व्यक्तित्व के लिए हमारे अंदर हमारे अंदर जो हमारे रोल मॉडल रह चुके हैं उनकी कुछ अच्छाइयाँ हमारे अंदर और बुरे जो हमारे अंदर जो बुरी बातें हैं वो नेगलेक्ट हो मतलब क्या है तो उससे व्यक्तित्व का विकास हो सकता है। अच्छा, व्यक्तित्व क्या है? कोई ये बताएगा मुझे कि व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं? क्या केवल हमारा जो शरीर, जो हमारा चेहरा दिख रहा है, जो हमारा शरीर सामने से प्रकट हो रहा है, हमारा जो जिसको पर्सनैलिटी कहते हैं अंग्रेजी में आप लोग, क्या व्यक्तित्व केवल यही है? ये शरीर जो सामने दिख रहा है, क्या व्यक्तित्व केवल इतना ही है? या कुछ और है व्यक्तित्व इसके अलावा? आप मुझे कोई बताएगा क्या इसके बारे में? हाँ, बताइए, बताइए। जी, मैं ऋषभ झा। व्यक्तित्व क्या व्यक्ति नाम? के ऋषभ ऋषभ जी? ऋषभ जी जी, मैम। जी। व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर जो इंटरनल उसके पोटेंशियल हैं, उसके अंदर जो एबिलिटी है उसको डेवलप करना व्यक्तित्व कहलाता है। उसको उसको डेवलप डेवलप हाँ, उसको डेवलप करना तो व्यक्तित्व का विकास है। व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं? केवल शरीर व्यक्तित्व है या कुछ और है ये? केवल शरीर से व्यक्तित्व को हम समझते हैं या कुछ और है ये? शरीर सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि हमारे विचार, हमारा थाट्स किस प्रकार का है, हम किस तरह से अपने अ, हमारी इंटरनल जो है चीजें बॉडी की वो व्यक्तित्व को दिखाते हैं। सिर्फ जी, जी। बॉडी का दिखना व्यक्तित्व नहीं है। तो नहीं है, बिल्कुल कि केवल बॉडी, केवल शरीर व्यक्तित्व नहीं है। हाँ जी, बोलिए, बोलिए, बोलिए। मैं 2-3 उदाहरण दूँगी व्यक्तित्व का। जैसे कि कोई आदमी है और वो उसका व्यक्तित्व अच्छा है, तो उसमें धैर्य होता है और वो सफल होते हैं, तो वो घमंड नहीं करते हैं और वो कड़ी मेहनत करते हैं, कर्मवीर होते हैं। ऐसे लोगों में व्यक्तित्व होता है। सिर्फ सुंदरता या फिर शरीर, अच्छा शरीर व्यक्तित्व नहीं होता है। जी। आपका धैर्य आपका व्यक्तित्व का परिचय देता है। आपकी कड़ी मेहनत आपका व्यक्तित्व का परिचय देता है और जी। आपका जो पोटेंशियल है, धैर्य है और क्षमता है, उसका सही उपयोग करना आपका व्यक्तित्व का परिचय देता है। बहुत सुंदर, जैसे बहुत कि हम सुंदर। से जुड़े जी। हैं मैम, इससे हम लोगों को और भी मतलब तलाश रहे हैं गूगल सर, तो मैं बताना चाहूँगी वो हम लोगों को
कहते हैं कि बाबू एलएचएस में कि मेरा व्यक्तित्व का ही निर्माण होता है। जैसे उसका एक हेलो। राष्ट्रीय वाक्य है, हाँ मैं सुमन जी भूल गए हो, तो ये सब नहीं दीजिएगा तो बोल दीजिए, नहीं देंगे। जी जी हम और जाएंगे ना, कोई हमको कुछ रूम पे कहना पहुंचा चाहेगा दीजिए, क्या हमको व्यक्तित्व देखना के बीजी बारे में? अभी मुझे प्रोग्राम बहुत करवा खुशी रहे हो रही है कि आप सब बच्चे, आप सब छात्र छात्री हैं। देखिए इतने क्या कर रहे सक्रिय हैं, होता से इस सब चीजों का उत्तर दे रहे हैं जो भी मैं देखिए पूछ रही हूँ, उसमें आप पूरा प्रतिभाग कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है देखिए और यही प्राथमिक शर्त है व्यक्तित्व के विकास की, कि आप खुल करके अपनी बात रखें, उसको आप खुल करके देखिए अभिव्यक्त करें। ये व्यक्तित्व के विकास की पहली शर्त है। और कोई कुछ कहना चाहेगा है दे व्यक्तित्व के देते बारे ना, में? हमको व्यक्तित्व लेटर दे दीजिए, मतलब कि जैसे हम कि लेटर दे महात्मा दीजिए। गांधी कोई लेते हैं या कोई महापुरुष को, तो उनके अंदर साहित्य का कोई जैसे सत्य हुआ, जी और भी बहुत सारे ठीक ठीक। चीजें हैं, जैसे कि बुरा, इस महात्मा गांधी ने कहा बुरा मत देखो बुरा मत सुनो, वो सब में ऐसा उनका इतना प्रबल था कि उनका उनका व्यक्तित्व को आज इतना अच्छा कर दिया है महात्मा गांधी, जो कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी कोई बहुत बड़े तेज आज साधारण विलक्षण के एक सरल थे, लेकिन उनके अंदर एक ऐसा व्यक्तित्व था कि जिन्हें सबसे ऊंचाइयों पर आज महात्मा गांधी बापू और राष्ट्रपिता कहलाते हैं। हम्म उनका अंदर वो व्यक्तित्व ही था जो उन्हें इतना महान बनाया। हम्म बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन महात्मा गांधी कम पढ़े लिखे नहीं थे, वो बैरिस्टर थे, है ना? तो आप एक राजेंद्र प्रसाद जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहते कि एक बार पढ़ लेते तो उनके वो मुकाबले में तो महात्मा गांधी नहीं थे, लेकिन बिल्कुल 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 सही। अच्छा, कोई और कुछ कहना चाहेगा? कोई और कुछ अपनी बात कोई रखना चाहे व्यक्तित्व के बारे में तो बताइएगा आप लोग, फिर हम आगे बढ़ते हैं और फिर मैं अपनी बात रखूंगी। आप लोग कुछ और कहना चाहते हैं? आप में से कोई? यस मैम। जी बोलिए। व्यक्तित्व थोड़ा जो है प्रत्येक बोलिएगा। व्यक्ति में कुछ। मेरा नाम प्रभास कुमार हुआ। जी प्रत्येक व्यक्ति में जो है यह एक विशेष गुण अथवा विशेषताएं होती है जो एक दूसरे में नहीं होती है। इस जी गुणों या विशेषताओं के कारण ही व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है। जी एक व्यक्ति में इन्हीं सभी गुणों का एक सम्मिलित रूप होता है, इसी को व्यक्तित्व कहा जाता है। जी 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 बिल्कुल, जो एक दूसरे से अलग करता है ना? यही आप कहना चाह रहे हैं ना? यस मैम। जी बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर जवाब आपने दिया। और कोई कुछ कहना चाहता है क्या? कोई और छात्र या छात्रा अपनी बात रखना ये हो चाहे? गया जी, छात्र सवाल कीजिए ना, जो आपका राष्ट्रीय सेवा योजना का ये कार्यक्रम है, तो सवाल कीजिए ना, तो शिविर जब चल सब रहा कर रहे है, तो आपको करने में क्या इसमें जाता है। अभिव्यक्ति एक बहुत बड़ी आवश्यकता हाँ? है व्यक्तित्व के विकास की। ठीक कोई ठीक है, और तब कुछ जल्दी कहना खत्म चाहता है करवाइए। कि अपनी बात को रखना चाहता है व्यक्तित्व के संबंध में? हैं? जी व्यक्तित्व वह यो गुण है सवाल पे जो सवाल हो रहा है बस। हमारे जैसे कहते हैं, जो कोई व्यक्ति अपना जीवन को प्राकृतिक देखिए संसाधनों क्या से हो जब रहा है। सजाने लगता है, उसका जीवन भी दिन ठीक प्रतिदिन है नया तब होता जाता है। हम्म दूसरा वक्ता क्या बजा? तो ठीक ठीक है, उनका जुड़े ना जो वो शांति निकेतन है आज वही है, कल्ले वाला क्या डॉक्टर? कहलाता है, और उन्होंने उसका बताया था क्या तो कि नाम शिक्षा था? से नहीं चरित्र से बड़ा होता है। मनीष कुमार। अरे वो ना सुधांशु शंकर जुड़े हैं। बातें ठीक ठीक। बिल्कुल चरितार्थ है, ये सत्य है। जी तो आप सभी लोगों ने जो बातें यहाँ पर रखी, उससे यह स्पष्ट होता है कि व्यक्तित्व जो है वह केवल शारीरिक अभिव्यक्ति नहीं, शरीर का ढांचा व्यक्तित्व नहीं होता है, बल्कि व्यक्तित्व के अंतर्गत हमारा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, प्रतिभागत और हमारा आत्मिक, ये सारा जो मिला करके एक पूरा एक 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 संरचना को बनाता है, उसको हम व्यक्तित्व कहते हैं। ये संरचना जो व्यक्तित्व कहलाती है, उसमें उसके विकास के लिए न केवल शारीरिक विकास की बात करनी चाहिए, बल्कि शारीरिक विकास के साथ साथ हमें बौद्धिक विकास की बात भी करनी चाहिए, हमें आत्मिक उन्नयन की बात भी करनी चाहिए, और समाज के प्रति हमारा क्या दायित्व हो सकता है, उसके लिए हमें सामाजिक सौहार्द और समन्वय की भी बात करनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति जो है वह समाज की एक इकाई है।
और व्यक्ति का जब विकास होगा तभी समाज का विकास हो सकेगा। समाज के व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होना आवश्यक है, यानी ये एक इकाई है। आदरणीय डॉक्टर सुधांशु शेखर जी ने जब मुझसे बात की तो उन्होंने कहा था कि मैडम, क्योंकि ये छात्र छात्राओं के लिए सत्र है और इसमें हम बिल्कुल व्यावहारिक या धरातल की दृष्टि से जो बातें सही हो सकती हैं, धरातल पर जिन चीजों का ध्यान रखा जाना चाहिए, उन बातों पर ही हम बात करेंगे। हम बहुत ज्यादा किताबी बातों में नहीं जाएंगे। आत्मिक उन्नयन की जब हम बात करते हैं तो वह तो बहुत आगे की स्टेज हो जाती है, लेकिन आत्मिक उन्नयन जो है वो चरित्र की विशेषताओं पर भी जोर देता है। इसलिए नैतिकता का विकास भी व्यक्तित्व के विकास की एक शर्त है। अब देखिए, प्रश्न यह उठता है कि जहां से मैंने अपने व्याख्यान को प्रारंभ किया था, जहां से मैंने जो समस्याएं आ रही हैं समाज में कि भाई युवाओं में जोश है, उनमें प्रतिभा है, उनमें बहुत सारे ऐसे गुण भी हैं जिनका उपयोग वो समाज के विकास के लिए कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। तो उसका कारण क्या है? क्यों इस प्रकार का एक विचित्र सी एक जो एक जिसको कहते हैं हम गड़बड़ी उत्पन्न हुई है? ऐसा क्या हुआ? एक ऐसा असंतुलन क्यों उत्पन्न हुआ? युवाओं में ऐसा क्या हो गया जिसके कारण कि वे अवसाद की ओर जाते हैं, या फिर पढ़ाई से उनका मन जो है वो विचलित होता है, रचनात्मक गतिविधियों में वे प्रतिभाग नहीं करते हैं, या फिर उनका जो सोचने का ढंग है, वो सोचने का ढंग उनका इस तरह का है कि सकारात्मक नहीं है बल्कि नकारात्मक है। यानी वे कभी भी ये नहीं, इस तरीके से नहीं सोचते। मतलब अधिकांश की मैं बात नहीं कर रही हूँ, पर कुछ उनमें से ऐसे भी हैं जो ये नहीं सोचते कि हम अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए हम क्या कर सकते हैं, और हमारी अपने प्रति और अपने समाज के प्रति हमारी क्या भूमिका है, उसके विकास में हमारा क्या योगदान है। इन चीजों को समझना और उसके लिए कार्य करना, या तो वे आवश्यक नहीं समझते, या फिर अगर आवश्यक समझते हैं तो उनको सही दिशा नहीं मिल पाती है। क्यों वे अपने जीवन के उद्देश्यों के प्रति सचेत नहीं है? एक बहुत ही सरल उदाहरण मैं आपको दूंगी। एक फिल्म आई थी तारे जमीन पर, और एक और फिल्म आई जिसमें थ्री इडियट्स। इन दोनों फिल्मों में इन समस्याओं की बात की गई, जहां पर कि एक संतुलन बनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया कि जो किताबी ज्ञान है, किताबी ज्ञान या पुस्तकों में जो भी हम पढ़ते हैं, वह और व्यवहार में क्या हो सकता है, व्यवहार में क्या अच्छा है, व्यवहार में हमें क्या ऐसे अभ्यास करने चाहिए, क्या ऐसे प्रक्रम होने चाहिए जिसके द्वारा कि हम अपने जीवन को पूरा एक अच्छे ढंग से हम उसको व्यतीत कर सकें, अपने व्यक्तित्व का सबसे अच्छा हम समाज को दे सकें। इन दोनों फिल्मों का उदाहरण मैंने इसलिए दिया क्योंकि वहां पर ऐसे विद्यार्थियों की बात की गई है जो कि पढ़ने में अच्छे नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनके अंदर बहुत सारे ऐसे सद्गुण थे जिनको कि उन्होंने निखार करके वे समाज के लिए वे उपयोगी बना सकते थे। तो उन दोनों फिल्मों में ये संदेश दिया गया, और निश्चित रूप से आज हमें इस बात पर कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो बच्चा 99% या फिर 98% नंबर लेकर के, अंक लेकर के उत्तीर्ण होता है, पास होता है, केवल वही युवा या वही विद्यार्थी काबिल है, केवल हम ऐसा नहीं कह सकते, बल्कि हम एक संतुलन की स्थिति में हमको युवाओं को ले जाना पड़ेगा, जिसमें कि जो डिग्रियां वे प्राप्त कर रहे हैं, उन डिग्रियों के द्वारा जो ज्ञान की बात है, वह ज्ञान वो धरातल पर भी उतना ही उसको उपयोगी ढंग से समाज के लिए उपयोग में ला सके, तभी जाकर के हम ये कह सकेंगे उन युवाओं का व्यक्तित्व विकास ठीक से हुआ है। उसमें जैसा कि मैंने बात की कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, चरित्रगत विकास और आत्मिक विकास, जब हम इन सारे चीजों को समन्वय के दृष्टिकोण से एक रोल मॉडल के रूप में, एक ऐसे नमूने के रूप में प्रस्तुत करते हैं कि जिसमें ये इन चारों का विकास ठीक ढंग से हो, तब हम यह कहेंगे कि व्यक्तित्व का ठीक से विकास हुआ है। गड़बड़ी यह हुई कि आज का जो हमारा युवा वर्ग है, उसमें एक मैं कुछ ऐसी प्रवृत्तियों को उसमें देख पाती हूँ जिसमें कि जैसे कि वो
क्या करता है कि कई बार शारीरिक कार्य से जी चुराता है। यानी उसको लगता है कि उसे यहाँ से अगर कॉलेज तक पहुँचना है तो उसके पास एक अच्छी बाइक होनी चाहिए या गाड़ी होनी चाहिए, अन्यथा वो पैदल चलने की स्थिति में अपने आप को नहीं पाता है। जबकि पहले के ज़माने में जितने भी महापुरुषों का आपने अभी नाम लिया, वे सारे लोग ऐसे थे जो कि अपने शारीरिक श्रम के द्वारा, शारीरिक कार्यों के द्वारा अपने शरीर को सुदृढ़ बनाते थे। तो शारीरिक कार्यों को करने की आवश्यकता है। शारीरिक कार्य कुछ भी हो सकते हैं जिनसे हम एक रचनात्मकता को भी उत्पन्न कर सकते हैं। कई बार हम देखते हैं कि बच्चों को लगता है कि ठीक है, बस पढ़ाई करना ही सब कुछ है, लेकिन पढ़ाई के साथ-साथ क्या हम ऐसी कुछ रचनात्मक गतिविधियों को नहीं कर सकते हैं, जैसे कि हम बगीचे में कुछ समय दें, पेड़-पौधों को कुछ समय दें, या फिर हम कुछ रचनात्मक ऐसे चीज़ें करें जो कि हस्तशिल्प से संबंधित हैं, या फिर बहुत सारी ऐसे गृह कार्य हो सकते हैं, घर के घरेलू कार्य ऐसे हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, मेरे सामने एक बहुत बड़े और बहुत आप लोगों के सामने भी उदाहरण है। आपने स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक चित्र देखा होगा, जिसमें कि वो गैस पर अपना खाना स्वयं बना रहे हैं, अपना भोजन स्वयं तैयार कर रहे हैं। लेकिन आपने लॉकडाउन की स्थिति में इन चीज़ों को, जो अभी कोविड का लॉकडाउन था, उस दौरान आपने यह देखा और पाया होगा कि बहुत सारे लोगों को यह घुटन हो रही थी कि हम घर में क्या करें? जबकि घर में करने के लिए बहुत सारी ऐसी गतिविधियाँ थी जो कि हम कर सकते थे। हम अपने घर के कामों को समय दे सकते थे। हम अपने जीवन को व्यवस्थित कर सकते थे। हम बहुत ऐसे रिश्तों को समय दे सकते थे जो कि हम सामान्य स्थिति में नहीं दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर के मेरा कहना यह है कि केवल पढ़ाई करना ही व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक नहीं है, बल्कि पढ़ाई के साथ-साथ, अध्ययन के साथ-साथ हमारा जो दृष्टिकोण हो, वह सकारात्मक विचारों को लिए हुए हो। सकारात्मक अर्थ है कि मैं बड़े से बड़े लक्ष्य को पूरा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आपका राष्ट्रीय सेवा योजना का जो कार्यक्रम है, वह इसी तरह के प्रेरक वाक्यों से भरा पड़ा है। आप लोग उन प्रेरक वाक्यों से सीख सकते हैं। आपके अंदर का जो जोश है, उसमें वृद्धि हो सकती है। तो जो आप एक संतुलन की स्थिति बनाएंगे कि मुझे अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना है, सकारात्मक सोचना है कि मैं भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। कोई बड़े से बड़ा उद्देश्य हो, वह कठिन नहीं है जीवन में, बल्कि उसको करने के लिए हमारे अंदर संकल्प होना चाहिए कि हमें ये करना ही है। कैसे भी करना हो, हमको ये करना है। और ये कार्य करके हमें अपने व्यक्तित्व में निखार लाने के साथ-साथ समाज और देश के लिए बहुत सारी ऐसे कार्य करने हैं जो कि हमारे देश के लिए उपयोगी हों, हमारे देश को विकसित देशों के श्रेणी में ला सकें। तो सकारात्मक विचार होने चाहिए, रचनात्मकता होनी चाहिए। रचनात्मकता यानी कई लोगों के मुँह से मैं सुनती हूँ कि हमारा टाइम नहीं कटता है, हम बोर हो रहे हैं। कई बार मैंने ये बोलते हुए सुना। पर मेरा मानना ये है कि जिस ज़माने में मोबाइल, फ़ेसबुक, उस ज़माने में वो समय हम कैसे उसका उपयोग करते थे। आज हम अपना अधिकांश समय जो है, यदि हम सोशल मीडिया का उपयोग, जो हमारे युवा हैं, उस युवा वर्ग से विशेषकर मेरा अनुरोध है कि सोशल मीडिया का उपयोग हम किस तरह से करते हैं। क्या हम उसका उपयोग केवल कुछ ऐसी गतिविधियों के लिए करते हैं जो कि केवल सस्ते मनोरंजन के लिए हैं, या समाज में जो बुराइयों को उत्पन्न कर सकते हैं। कई बार सोशल मीडिया पर ऐसे भी संदेश पढ़ने में आते हैं जो कि कई बार दंगे भड़का देते हैं, या फिर समाज में विद्वेष की स्थिति को उत्पन्न करते हैं। क्या सोशल मीडिया पर इस तरह की सामग्री को सर्कुलेट करने में, ऐसी सामग्री को पोस्ट करने में क्या हम लोग अपना समय बर्बाद करते हैं, या हम सोशल मीडिया का उपयोग ऐसी गतिविधियों के प्रचार प्रसार के लिए करते हैं जो गतिविधियां समाज के लिए उपयोगी हो सकती हैं, उसमें रचना धर्मिता आ सकती है, आप कुछ अच्छा लिख सकते हैं, जो आपके अनुभव हैं उनको आप साझा कर सकते हैं, वो समाज के लिए उपयोगी होंगे। आपने कुछ अच्छा पढ़ा, अच्छा अध्ययन किया, उसको आप सोशल मीडिया पर साझा कर सकते हैं, जिससे कि बहुत सारे लोग आपसे लाभान्वित होंगे। बहुत सारे विद्यार्थियों को, छात्र छात्राओं को प्रेरणा मिलेगी, वे उसे पढ़ेंगे और उससे लाभान्वित होंगे और अन्य लोगों को भी वे साझा करेंगे। तो कुल मिलाकर के मैं एक ऐसे संतुलन की बात कर रही हूँ जो कि आपके अध्ययन, आपके व्यावहारिक ज्ञान,
आपकी सकारात्मकता, आपके वैचारिक प्रबुद्धता और आपका जो आपका नित्य प्रति का व्यवहार है, आपके परिवार के प्रति आपका आचरण कैसा है, आप क्या उनके साथ जो एक सौहार्द की स्थिति से आप उनके साथ रहते हैं, या फिर आप उनके साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, या आप उनके साथ किस तरह का जो आपका रवैया है वह कैसा है। ये सारी बातें मिला करके हमको एक अच्छा या बुरा व्यक्ति बना सकती हैं। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका जो मस्तिष्क है वो कोरी स्लेट की तरह होता है, उस पर जो भी अनुभव छपते चले जाते हैं उनके तरह ही वह व्यक्ति बनता है। तो व्यक्तित्व के विकास की पहली शर्त यह है कि हम रचनात्मक हों। रचनात्मक का अर्थ यह है क्रिएटिविटी, यानी कि जो कुछ भी हम अच्छा कर सकते हैं, अच्छा रच सकते हैं, उसमें चाहे पेड़ पौधे लगाना हो, उसमें कोई हस्तशिल्प का कार्य हो, उसमें कोई ऐसी गतिविधियां हो सकती हैं जो समाज के लिए उपयोगी हो, ये सारी चीजें रचनाधर्मिता में आती हैं। और हम सकारात्मक सोचें। पिछले साल लगभग 3 वर्ष पहले एक बार मुझे उज्जैन जाने का मौका मिला, और उज्जैन में महर्षि सांदीपनी का आश्रम है, जिसमें कि कृष्ण की 64 कलाओं का पूरा भित्ति चित्रों के माध्यम से प्रदर्शन किया गया है। उसमें बताया गया है कि श्री कृष्ण के अंदर कौन कौन सी ऐसी अच्छाइयाँ थी, कौन कौन सी ऐसी कलाएं थी, कौन कौन से ऐसे कौशल थे जिसके माध्यम से वे एक महापुरुष बने। कैसे बने वो? तो उसमें 64 कलाओं का पूरा भित्ति चित्रों पर प्रदर्शन किया गया है, और उन 64 कलाओं में वेद पुराणों के अध्ययन से लेकर के भारतीय वांग्मय के अध्ययन से लेकर के उसमें बहुत सारे ऐसे कौशलों की बात की गई थी, जिसमें कि आज जिसको हम तकनीकी ज्ञान के माध्यम से कोई बच्चा इंजीनियर बनता है, कोई बच्चा अध्यापक बनता है, कोई बच्चा डॉक्टर बनता है, कोई बच्चा समाज सेवी बनता है, कोई नेता बनता है, कोई एक शिक्षाविद बनता है, कोई व्यक्ति एक वैज्ञानिक बनता है। तो ये सारी जो है 64 कलाओं के अंतर्गत समाहित की गई थी। यानी हर युवा के अंदर एक वैज्ञानिक भी है, हर युवा के अंदर एक डॉक्टर भी है, हर युवा के अंदर एक शिक्षक भी है, हर युवा के अंदर एक इंजीनियर भी है। बस उसको निखारने की आवश्यकता है। हम हमारे अंदर कौन सा ऐसा गुण है जिसको कि हम ज्यादा आगे बढ़ा सकते हैं, उसको पहचानने की आवश्यकता है। आप ही लोग जो इस कार्यक्रम को जो प्रतिभाग कर रहे हैं, आप में से ही कल कोई बहुत अच्छा डॉक्टर बनेगा, कोई बहुत अच्छा इंजीनियर बनेगा, कोई बहुत अच्छा नेता बनेगा। जो भी आप बनते हैं, लेकिन अच्छा बने, उसमें आप एक परिष्करण करें, आप उन चीज़ों को निखारें जिनको कि आपको लगता है कि ये चीज़ मैं अच्छे से कर सकता हूँ या अच्छे से कर सकती हूँ। उन चीज़ों को निखारने की आवश्यकता है, और निखारने के लिए आपको एक तो निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। आपको लगता है कि मैं एक अच्छा डॉक्टर बन सकता हूँ, उस दिशा में आप जो भी कर सकते हैं, उसको करने के लिए आपको एक तो पहला संकल्प लेना पड़ेगा कि मुझे ये करना ही है, और दूसरा फिर उस संकल्प को लेकर के उसके लिए जो जो चीज़ें आवश्यक हो सकती हैं उन चीज़ों का पूरा एक सूची बना लीजिए कि क्या क्या करना है, और उसको आप फिर अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। तब उस प्रकार से आप अपने व्यक्तित्व में एक ऐसे व्यक्ति का जन्म होते हुए देखेंगे जो कि उस चीज को बहुत अच्छे से कर पा रहा है, और अपने लिए ही नहीं समाज के लिए कुछ उपयोगी दे पा रहा है। क्योंकि हमने प्रारंभ यहाँ से किया था कि व्यक्तित्व क्या है, और व्यक्तित्व निश्चित रूप से केवल पर्सनालिटी नहीं है। मैं यह बिल्कुल दृढ़ता के साथ कहती हूँ कि पर्सनालिटी जो शब्द है वह पर्सोना से आया है, और पर्सोना शब्द जो है वह जो मुखौटे लगाए जाते थे कलाकारों के रामलीला में या फिर अन्य नाटकों के मंचन में, जो कलाकार जो मुखौटे लगाते थे, उस मुखौटे के लिए पर्सोना शब्द का उपयोग किया जाता है। और उसका अर्थ यह हुआ कि बाहर से दिखने में जो दिख रहा है, बाहर से जो दिख रहा है जो मुखौटा, उसको पर्सोना कहते थे, और उसी पर्सोना से बना है पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी मतलब बाहर से अभिव्यक्ति कैसे है, तो पर्सनालिटी जो है वह व्यक्तित्व का सही अनुवाद नहीं है। इस बात को मैं बिल्कुल दृढ़ता पूर्वक यहाँ पर कह रही हूँ
इसके लिए व्यक्तित्व ही एकमात्र ऐसा शब्द है जो कि पूरा हमारे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आत्मिक, चरित्रगत और हमारे समाज के प्रति हमारे दायित्वों का एक पूरा प्रतिबिंब प्रस्तुत करता है, एक पूरा परिभाषा प्रस्तुत करता है। तब हम कहेंगे कि ये व्यक्तित्व की समग्र परिभाषा है। एक समाज के अंग के रूप में व्यक्ति अपने आप को कैसे प्रस्तुत करता है, वह महत्वपूर्ण है। तो ये सारी चीजों के विकास के लिए सकारात्मकता होनी आवश्यक है, रचनात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए कि हम ये ना कहें कि हम बोर हो रहे हैं, बल्कि उस समय का उपयोग हम किसी ऐसी गतिविधि के लिए करें जो कि वास्तव में हमारे समाज के लिए, हमारे लिए उपयोगी है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के मैं यहाँ पर बहुत दृढ़ता पूर्वक यह बात कहना चाहूंगी और बल देकर के यह बात कहना चाहूंगी कि शारीरिक, मानसिक, आत्मिक और बौद्धिक, साथ ही साथ सामाजिक एक इकाई की भांति हम अपने आप को कैसे विकसित करते हैं, यही हमारे व्यक्तित्व विकास में हमारा योगदान होगा। तो आप लोग अपने आप को शारीरिक रूप से दृढ़ करें, मानसिक रूप से आप अपने आप को कृत संकल्प करें कि हमारा उद्देश्य क्या है और उस उद्देश्य के लिए हम किस प्रकार का कार्य कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए। इसमें आप अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन ले सकते हैं, अभिभावकों से मार्गदर्शन ले सकते हैं, और यदि कहीं पर आपको मेरी आवश्यकता पड़ती है तो मैं भी आपके लिए दिन रात मैं आपको अपना समय कभी भी दे सकती हूँ। आप मुझसे भी मार्गदर्शन ले सकते हैं। यदि आपको लगे कि मैं इस योग्य हूँ कि आपका मैं मार्गदर्शन कर सकती हूँ, तो मैं भी तैयार हूँ। साथ ही साथ शारीरिक दृढ़ता और मानसिक संकल्प के साथ जो तीसरा तथ्य है वह है बौद्धिक विकास। आज एक बहुत बड़ी जो त्रासदी है वह यह है कि बुद्धि को केवल एक ऐसा साधन बना दिया गया जो कि ऐसे युवाओं की फौज खड़ी कर रहा है जिसमें कि उनको केवल नोट छापने की मशीन बनाया जा रहा है। मुझे ये कहने में तनिक भी हिचक नहीं है। हम सोचते हैं एक अच्छे जो हमने शिक्षा प्राप्त की, शिक्षा प्राप्त करने के बाद एक अच्छी नौकरी हो, चाहे वह सरकारी नौकरी हो या फिर वह प्राइवेट नौकरी हो, लेकिन एक अच्छी नौकरी हो, एक अच्छा पैकेज हो, उसके बाद मेरा विवाह हो अच्छे लड़के से या अच्छी लड़की से, अच्छे बच्चे हों, बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया जाए और मेरे पास एक अच्छा बंगला हो, एक गाड़ी हो। ये शर्तें हो गई हैं जीवन के मापदंडों की, लेकिन ये जो शर्तें जीवन के गुणवत्तापूर्ण जीवन के मापदंड की हैं, ये शर्तें कहीं ना कहीं हमें उस उद्देश्य से भटकाती हैं जो कि हमारी मीमांसा में सर्वोत्तम कहा गया। हमारा उद्देश्य जीवन का केवल यह नहीं है कि हमने अच्छा कपड़ा पहना, अच्छा खाना खाया, अच्छी गाड़ी में घूमे और अच्छे बंगले में रहे। केवल ये जीवन का उद्देश्य नहीं है, बल्कि जीवन का उद्देश्य इससे कहीं बड़ा है। वह है आत्मिक विकास का, आत्मिक उन्नयन का। तो उस पर भी कहीं ना कहीं हमें सोचने की आवश्यकता है। और आत्मिक उन्नयन के लिए जैसा कि अभी हमारे एक प्रतिभागी कह रहे थे कि जो चरित्रगत विशेषताएं हैं उसमें सत्य का पालन हो, या फिर उसमें अपरिग्रह का पालन हो, या फिर उसमें शौच का पालन हो, या फिर उसमें संतोष का पालन हो, ये सारी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे वाङ्मय में भरी पड़ी हैं। तो हम क्या उन चारित्रिक गुणों से अपने आप को अभिसिंचित कर रहे हैं? क्या उन चारित्रिक गुणों के प्रति हम अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं? यह भी प्रश्न है। तो आत्मिक उन्नयन की भी यहाँ पर आवश्यकता है, तभी जाकर के हम कहेंगे कि हम एक अच्छा व्यक्तित्व है। साथ ही साथ समाज के प्रति हमारा योगदान क्या है, समाज के लिए हम क्या कर सकते हैं, यह भी हमें सोचने की आवश्यकता है। क्योंकि आज मैं देखती हूँ कि युवाओं में ये बहुत बड़ी कमी आई है, आत्म केंद्रित हो गए हैं। लगता है कि मेरा इसमें क्या फायदा है, मैं बस ये देखूं मेरा क्या फायदा है, बस अपने फायदे से आगे पीछे सोचने के लिए युवा वर्ग तैयार नहीं है। कुछ लोग होंगे पर अधिकांश मुझे यह दिखता है। या फिर कई बार उनको लगता है कि हम जो कर रहे हैं वही सबसे अच्छा है, अपने में किसी का भी डांट डपट या फिर इस तरीके का उनको पसंद नहीं आता, और अधिकांश समय जो है वो ऐसी गतिविधियों को दे देते हैं जिसमें कि उनका बहुत महत्वपूर्ण जो समय है, क्योंकि युवा वर्ग अपने जीवन के लिए ही नहीं पूरे देश के लिए एक नींव बनाता है।
विकास की नींव बनाता है। और यदि आप लोग भी इस तरीके से सोचेंगे, करेंगे, तो फिर देश का भविष्य क्या होगा या समाज का भविष्य क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। कुल मिलाकर के हमें अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए इन सब चीजों को करना पड़ेगा। तो अब किसी का यदि मुझसे कोई प्रश्न हो तो आप लोग, और उसके बाद मुझे लगता है क्योंकि 4 बज रहा है तो हमारे अगले वक्ता भी हमारे साथ जुड़े होंगे। आप लोगों को किसी को कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है? जी। मुझे लग रहा है कि किसी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं डॉक्टर मणिशंकर प्रियदर्शी, पंडित मदन मोहन मालवीय हॉस्पिटल से, मालवीय नगर, न्यू दिल्ली से बोल रहा हूँ। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है मौसम परिवर्तन और उससे होने वाले जो आम तौर पे हर घर में कुछ ना कुछ परेशानियां होती है, और जिसके कारण जो है हम बीमार पड़ते हैं, जिसके कारण जो है हमें अस्पताल जाना पड़ता है, हमें डॉक्टरों को दिखाना पड़ता है और हमें बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। जनरली क्या होता है, जब जैसे जैसे ऑनसेट ऑफ वेदर होता है, जैसे मौसम बदलता है, मान लीजिए गर्मी से ठंड या ठंड से गर्मी जब होता है, तो ये जो ट्रांजिशन वाला फेज होता है, ये जो बदलाव का जो एक फेज होता है, इसमें सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं कि हमें जो कुछ ना कुछ सर्दी जुकाम बुखार या फिर दस्त लगने का सबसे ज्यादा चांसेस होता है। आज के डेट में अगर हम देखें तो अभी फिलहाल अगर इमरजेंसी डिपार्टमेंट की बात करूं जहां मैं कार्यरत हूं, तो वहां सबसे ज्यादा अगर कोई मरीज आ रहे हैं तो इन्हीं तीनों चीजें के आ रहे हैं, चाहे वो बुखार हो, सर्दी जुकाम हो, या फिर नजला जुकाम हो, या फिर आपके दस्त हो। हमें इन चीजों से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं उसके बारे में आज हम धीरे छोटी से एक चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही संक्षिप्त में मैं कोशिश करूंगा, जो कि कंसाइज हो, आप लोगों को समझ में आ सके, और क्या परहेज रखना है वो भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब ठंडा का ऑनसेट होता है, जब ठंडा आने लगता है, परिवर्तन होता है गर्मी से ठंड, तो क्या होता है कि मॉर्निंग में सबसे ज्यादा जो है हमें इफेक्ट करता है। सुबह का टाइम एक ऐसा होता है जिस समय हम नॉर्मली जो है गर्म के कपड़े पहन करके घूम रहे होते हैं, गर्म के कपड़े में ही रहते हैं, हमें नहीं हमें पता होता है कि हाँ अब सुबह ठंड लगने वाला है, और सुबह हम घर से बाहर निकलते हैं, चाहे वो बाइक पे निकल रहे हो, गाड़ी पे निकल रहे हो, किसी भी चीज में, सबसे पहला जो अटैक होता है वो सुबह के दौरान ही होता है, और सुबह हमें ठंडी हवा लगती है जिसके कारण हमें सर्दी जुकाम हो जाता है। फिर अब उस सर्दी जुकाम का ठहराव होने के कारण जो है हमें जो है बलगम आने लगता है, खांसी होने लगती है, खांसी अगर नहीं ट्रीट किया गया तो फिर आगे जाकर के निमोनिया होता है, निमोनिया होने के कारण फिर बुखार होना शुरू हो जाता है। तो ये एक ऐसा चीज है जो हर तबके के, मतलब चाहे वो छोटा एक बच्चा हो, चाहे एक बड़ा इंसान हो, हर किसी को जो है ये इफेक्ट करता है, हर किसी को ये जो है प्रभावित करता है। इससे बचाव के लिए सबसे पहली चीज ये है कि हमें जैसे ही मौसम परिवर्तन होता है, हमें अपने आप को सुरक्षित करना है। अगर आप बाइक पे जा रहे हो तो हमें कपड़े उस तरह से पहनने हैं जो कि हमें ठंडी हवा ना लगे। अगर छोटा बच्चा है जब वो सुबह घर से निकल रहा हो, स्कूल जा रहा हो, या कहीं बाहर लेकर के उसे जा रहे हो, तो आप कोशिश करेंगे कि उसे उस समय के लिए एटलीस्ट सुबह सुबह जब आप बाहर लेकर के निकल रहे हैं तो उसे मफलर या जो भी आप कपड़े, एक ठंड के कपड़े जो भी होते हैं उसे पहना करके निकालें। अगर कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो उनसे ये रहेगा कि आप नॉर्मली घर में शर्ट टी शर्ट जो भी पहन करके बैठते हैं, लेकिन अगर आप जब घर से बाहर निकलें तो कोशिश करें कि आप जो है कुछ ना कुछ एक ठंडे कपड़े का, चाहे विंड शीटर हो, स्वेटर हो, पुलोवर हो, जो कुछ भी आप लगाते हो, या मफलर हो, ठंडी हवा से बचाव करना है। आप नॉर्मली जो है अगर फुल पे फैन ऑन करके आप बहुत स्पीड में फैन चलाते होंगे गर्मियों में, लेकिन जब आप ठंड का मौसम आने लगे तो आप पंखे को कम कर दें। कोशिश करें कि सुबह में वो पंखा को बंद रखें, क्योंकि अगर ठंडी हवा जाएगी तो वो फिर से आपको सर्दी जुकाम लगाएगी, और सर्दी जुकाम होने से फिर आपको निमोनिया होने का चांसेस रहेगा, फिर बुखार होगा। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि ये एक बहुत ही समान तौर का बुखार होता है जो कि 3 से 5 दिन लगता है। हमें घबराने की जरूरत नहीं है, गर्म पानी का सेवन करना है, हमें जो भी घर पे उपलब्ध दवाइयां हैं, मान लीजिए काढ़ा पीते हैं हम, बहुत पहले दवाइयों से पहले तो हम कहेंगे कि गर्म पानी पिए, तुलसी पत्ता डाल के गर्म पानी, ये घरेलू नुस्खा होगा जो कि आप कोशिश करें। अगर 3 दिन बाद अगर आपको लगता है कि हाँ फिर भी जुकाम नहीं जा रहा है तो फिर दवाइयों का सेवन करें। हमारे और आज के डेट में ये बहुत बड़ा प्रचलन चला है कि
आज तुरंत से हमें सर्दी जुकाम हुआ और तुरंत से ही हमने दवाइयों का सेवन करना शुरू कर देते हैं। ये एक बहुत ही गलत प्रथा है जो कि तुरंत से हमें ठीक होने की बहुत जल्दी होती है, क्योंकि हमें काम पे जाना होता है या फिर हमें स्कूल जाना होता है या फिर हमें कॉलेज में जाना होता है, हमें क्लासेस अटेंड करनी होती है। तो इस चीज को हमें वेट करना है, क्योंकि बॉडी का, खुद के शरीर का भी एक इम्यून पावर है जो कि उसको हम धीरे धीरे सप्रेस करते जा रहे हैं दवाइयां खा खा करके। तो हम कोशिश करेंगे कि पहले 2 से 3 दिन में अगर हमें कोई जरूरत भी पड़ रही है दवाइयों पर, उससे और सिर्फ एंटी एलर्जिक दवाइयां ही लेंगे, सो दैट कि हमें सिर्फ उस नाक बंद, सर्दी, इन चीजों के लिए होंगे, ना कि हम एंटीबायोटिक का सेवन शुरू कर देंगे। दूसरा चीज ये है कि अगर 3 से 5वें दिन के बाद भी अगर आपको जुकाम, सर्दी रहता है और बलगम आना शुरू हो जाता है, तो फिर ये समय है जहाँ की आपको डॉक्टर के पास जाना है, वहां दिखाना है आपने, आपकी सीवियरिटी कितनी है, आपकी बीमारी कितनी है, उस हिसाब से वो देखेंगे, आपको जांच करेंगे और उसके बाद फिर दवाइयां देंगे। हम खुद से जो दवाइयां ले रहे हैं वो हमारे क्षणिक तौर पे तो बहुत अच्छा काम करेगा, हाँ ठीक है चलो केमिस्ट के पास चले गए, दवाई दुकान पे चले गए हम और वहां से दवाइयां लेकर के हमने खा लिया, बहुत अच्छा, ठीक है 2 दिन में आराम आ जाता है। बट ये क्या है, ये धीरे धीरे गलत प्रैक्टिस हम डेवलप कर रहे हैं जो कि आने वाले समय में हमें बहुत ही नुकसान देने वाला है। हम एंटीबायोटिक का प्रयोग इस कदर करते जा रहे हैं जो कि आगे आने वाले समय में एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंस को डेवलप कर रहा है, और ये केमिस्ट से लेकर के जो दवाइयां खाना है ये बहुत बड़ा कारण है उसका। आगे हम इससे आगे बढ़े तो बुखार की बात करें, आज के डेट में अगर इमरजेंसी में या फिर किसी भी ओपीडी में आज के डेट में अगर सबसे ज्यादा मरीज किसी चीज से परेशान हो रहे हैं तो वो बुखार है, और वो सबसे ज्यादा कारण है मौसम के बदलाव से। हमें बुखार से बचने के लिए इन्हीं सब चीजों का प्रयोग करना है, चाहे ठंडी कपड़े का पहनना हुआ, या फिर अगर सुबह में अगर आप बाथ ले रहे हैं, नॉर्मली आपको बाथ लेते हैं ठंडे पानी से लेते हैं, तो कोशिश करके हल्का गुनगुना पानी से बाथ लें। जिनको ज्यादा तकलीफ है उनके लिए तो गर्म पानी अनिवार्य है। अगर आपको कभी सांस लेने में दिक्कत होने लगे या फिर सर्दी जुकाम ज्यादा हो तो पहले कोशिश करेंगे भाप लेने की कोशिश करेंगे, उसके बाद ही फिर दवाइयों पे जाएंगे। नेक्स्ट, अगर बुखार आता है तो बुखार के लिए जो है आप पहले उसे देखेंगे 3 से 5 दिन तक, अगर आपको फिर भी नॉर्मली भी अगर फ्लू होता है किसी को तो वो भी दूसरे तीसरे दिन के बाद अपने आप जो है वो ठीक होना शुरू हो जाता है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा दवाइयां लेने की भी जरूरत नहीं है। तीसरा, अगर हम आगे चलेंगे, अगर बलगम और जुकाम आने लग जाता है, जुकाम के साथ बलगम हो जाता है, हम कोशिश करेंगे कि इसके लिए प्रॉपर तरीके का एक बार डॉक्टर से मिल करके कौन सा एंटीबायोटिक लेना है, नहीं लेना है, कितने दिनों तक लेना है, इस चीज का हमें ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद ही हम आगे ये दवाइयां लेने की कोशिश करेंगे, और ये बहुत ही सुनिश्चित करेंगे कि हाँ, अगर उन्होंने 3 दिन के लिए बोला है तो 3 दिन के लिए, अगर 5 दिन की किसी दवाइयों का कोर्स है तो वो 5 दिन का ही कोर्स लेंगे। खुद ब खुद अपने इन दवाइयों को, मान लीजिए बहुत बार ऐसा होता है कि हमें ये बहुत होता है कि चलो 2 दिन के बाद हमें आराम आना शुरू हो जाता है तो हम अपनी दवाइयों को छोड़ देते हैं, और यही एक कारण है जो कि एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंस को डेवलप करता है। नेक्स्ट हम आएंगे दस्त होना। आज के डेट में अगेन नजला, जुकाम, बुखार के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा किसी चीज की मरीज देख रहे हैं हम अगर इमरजेंसी में, तो वो दस्त का है। जैसा कि उन्होंने बताया हमें कि अभी बिहार में बहुत ज्यादा बारिश हुई है। बारिश एक बाढ़ के तौर पे भी बहुत जगह पे पानी इतना बढ़ चुका है कि बाढ़ के तौर पे भी है, तो हम कोशिश करेंगे साफ पानी पीने का। सबसे पहला प्रयत्न यही रहेगा कि बचाव करें हम, तो साफ पानी पीने का कोशिश करेंगे। बारिश के दौरान कभी भी अगर ऐसा होता है तो हम कोशिश करेंगे कहीं भी बाहर की चीजें ना खाएं, जितना अवॉइड हो सकता है उतना कोशिश करेंगे बाहर की चीजें ना खाने का, क्योंकि पानी और खाना ही एक ऐसा चीज है जो कि आपके दस्त के लिए रीजन बनता है। हम कोशिश करेंगे घर में भी अगर हम पानी पी रहे हैं, नॉर्मल अगर आपके हैंडपंप से पानी पी रहे हैं, कुआं के पानी पी रहे हैं, या कहीं पे भी किसी भी तरह से पानी पी रहे हैं, तो कोशिश करेंगे उसे उबाल करके पिए। अगर वो भी संभव नहीं है तो फिल्टर करके पिए, उससे भी नहीं है तो जिस तरह का जिसके पास भी अगर है वो उतनी कोशिश जरूर करेंगे कि हाँ पानी को स्वच्छ जरूर पिए। दूसरा, अगर कभी ऐसा हो जाता है कि हाँ दस्त लगना शुरू हो जाता है, तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि दस्त 1 बार 2 बार के दस्त में भी हमें दवाइयां नहीं शुरू करनी है, घबराना नहीं है इस बात से। पानी एडिक्वेट लेते रहना है, बहुत प्रचुर मात्रा में पानी लेते रहना है हमें, और पानी का सेवन करते रहना, पानी वाली चीजों का सेवन करते रहना है। दूसरा, अगर 2 दिन के बाद भी दूसरे दिन में भी अगर आपको दस्त नहीं ठीक हो रहा है, या 2 से 5 बार से ज्यादा दस्त हो गया एक दिन में भी, तो आपको जरूर डॉक्टर के पास जाना है, उनसे पूछना है, उन्हें बताना है कि हाँ कौन सी दवाइयां हमें लेनी है, कितने दिनों तक लेनी है। और अगेन मैं दोबारा ये रिपीट करूंगा कि दवाइयों का सेवन से पहले उनसे जरूर अच्छे से पूछ लेना है कि कौन सी दवाइयां कितने दिनों तक खानी है और किस मात्रा में खानी है, सो दैट कि हम अगेन फिर इस बारे में बताएंगे कि हाँ एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस ना डेवलप हो। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज रहेगा। दूसरा, खान पान पे बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देंगे, सो दैट कि हमें जो है ऐसी चीजें खानी है जो कि तली हुई ना हो पहले कुछ दिनों तक,
उसके बाद फिर हमें जो है धीरे धीरे लिक्विड से लेके सेमी सॉलिड से फिर हम सॉलिड फूड पे ही जाएंगे। ऐसा नहीं कि तुरंत से आज हमारा पेट ठीक हो गया और तुरंत से हमने जो है तली हुई चीजें खानी शुरू कर दी। कोशिश करेंगे कि मांस मछली ये सब चीजों का सेवन ना करें पहले 2 4 5 दिनों में, सो दैट कि आपको जो है पहले आपकी जो पाचन तंत्र है वो पहले ठीक हो जाए, उसके बाद ही आप कोशिश करें, अगले हफ्ते से आप खाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट, अगर किसी चीज का ध्यान रखना है तो वो ये रहेगा कि आपने जहां कहीं से भी खाना लेना है, जहां कहीं से कोशिश करेंगे कि गर्म हो वो खाना, बासी खाने से आप परहेज करेंगे। और इसके बाद भी अगर ना ठीक हो रहा हो तो फिर जरूर दोबारा से डॉक्टर को दिखाएंगे। अगर दूसरी बात, अगर पेशाब कम आने लग जाए, पीला पेशाब आने लग जाए, पानी फिर भी ना पी पाए, उल्टी दस्त ना रुक रही हो, तो जरूर से जाकर के डॉक्टर को दिखाएं। वहां पे अगर भर्ती होने के स्थिति में हो वो मरीज तो उससे भर्ती भी कराएं, और जरूर से आईवी ड्रिप वगैरह अगर जरूरत लगे तो उसे लगवाएं। इन 2 चीजों के ध्यान रखें और बाकी आप स्वस्थ रहें, यही कामना करूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर बहुत प्रतिभागी हमसे पूर्व कल ही हमने कहा था कि कल हम सर से पुनः जुड़ेंगे, तो कुछ प्रतिभागियों का सवाल हमारे पास आ पाया है कि सर बहुत वर्ड एक आ रहा है सर कि कुछ दिन पहले से अखबारों में चल रहा है कि वायरल बुखार क्या होता है? वायरल बुखार देखिए, जैसे आम तौर पे बुखार हमें जो होता है वो वायरल ही बुखार होता है, फ्लू बोलते हैं हम लोग। फ्लू में क्या है कि वो एक नॉर्मल सा बुखार है जो कि आपको 3 से 5 दिन के अंदर खुद ब खुद वो ठीक हो जाएगा। जो मौसम चेंज होने के बाद सर्दी जुकाम एक दूसरे से जो होता है वो फ्लू ही होता है, जो हमें एक दूसरे से फैलता है। तो हम कोशिश करेंगे कि जब किसी को भी अगर ऐसा सर्दी जुकाम हो या वो छींक रहा हो तो हम कोशिश करेंगे अपने मुंह पे एक कपड़ा रख करके, रुमाल रख करके ही छींकें। जिस हाथ को हमने अगर लगाया तो उसे जरूर से सैनिटाइज करें, किसी और के, सो दैट कि किसी और को ना फैलेंगे। इसके लिए बहुत अगर किसी को उससे फ्लू है तो वो 2 से 3 दिन में खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। उसके लिए बहुत ज्यादा दवाइयों को लेने की सेवन करने की जरूरत नहीं होगी। आप सिर्फ उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट का मतलब एंटी एलर्जी देंगे, सो दैट कि उसकी नाक बंद ना हो, उसे सांस लेने में तकलीफ ना हो। उसके और भी प्रक्रिया में, जैसे बुखार अगर हो रहा तो उसे बुखार की दवाइयां देंगे। 3 से 5 दिन के बाद ही अगर ये आगे चलता है तो फिर हम आगे जांच करेंगे, खून की जांच कराएंगे और उसके बाद ही फिर दवाइयां देने की कोशिश करेंगे। जी जी बिल्कुल। सर एक सवाल है सर, एक जनहित से जुड़ा हुआ सवाल है कि सर आप लोग दिल्ली सरकार में, केजरीवाल सरकार में पदस्थापित हैं, और केजरीवाल सरकार ने 2 चीज पे काबू पाया, एक मोहल्ला क्लिनिक खोल के और एक बिजली बिल माफ करके। तो वहाँ आप प्राइवेट, जी जैसा कहा लोगों ने पसंद किया है। जी जी। तो सर ऐसा हो रहा है कि आप लोग दिल्ली में प्राइवेट क्लिनिक में कम जाते हैं, मोहल्ला क्लिनिक में ज्यादा जाते हैं, या आपके हॉस्पिटल में ज्यादा आते हैं। तो बिहार सरकार भी हेल्थ डिपार्टमेंट पे ज्यादा पैसा खर्च कर रही है, और बहुत ऐसे डॉक्टर हैं कि मैं किसी का आलोचना नहीं कर रहा हूँ सर, कि सदर हॉस्पिटल है जिले में, PSC है, तो वहाँ भी सर 2 रुपया में पुर्जा कटता है या 5 रुपया में कटता है, और उसका ऑनलाइन सारा पुर्जा कटता है। तो उसके बाद वो डॉक्टर से दिखाते हैं